क्या भारत में कोई ऐसा कानून है जो आपकी पैतृक संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर सकता है? सैफ अली खान को हाल ही में एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी लगभग 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। और ये कोई बॉलीवुड गॉसिप नहीं, बल्कि भारत की संवैधानिक, कानूनी और ऐतिहासिक बहस का हिस्सा है। इस चर्चा में हम बात करेंगे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की, नवाब फैमिली के कॉम्प्लेक्स रॉयल सक्सेशन की, और जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान जाने का फैसला 1947 के बाद भी आज भारत में संपत्ति विवाद की वजह बन रहा है। Welcome to Civil 360, the only UPSC channel that you can just listen to and stay UPSC ready 24/7। चलिए शुरुआत करते हैं इस अनोखे और संवैधानिक मुद्दे से। तो ये मामला काफी सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सैफ अली खान की एक याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका किस बारे में थी? जी, ये याचिका सरकार के एक फैसले के खिलाफ थी। सरकार ने उनकी जो भोपाल वाली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत करीब 15,000 करोड़ बताई जा रही है, उसे एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। अच्छा, एनिमी प्रॉपर्टी। और सैफ अली खान इसे चैलेंज कर रहे थे। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि 2000 में, मतलब काफी पहले, भोपाल के एक लोकल कोर्ट ने फैसला सैफ के पक्ष में दिया था। ओह, तो लोकल कोर्ट ने पक्ष में दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उसे पलट दिया है। एग्जैक्टली। हाई कोर्ट ने उस पुराने फैसले को ओवरटर्न कर दिया है। और इस प्रॉपर्टी का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। ये भोपाल की रॉयल फैमिली से जुड़ी है। नवाब हमीदुल्ला खान जो आखिरी शासक थे भोपाल के। जी हाँ, उन्हीं की। उनकी 3 बेटियां थीं। इसमें जो सबसे बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान, वो 1950 में पाकिस्तान चली गईं। ओके। और दूसरी बेटी? दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान, वो यहीं भारत में रहीं। और ये प्रॉपर्टी मूलतः भोपाल की शाही विरासत का हिस्सा है। इसमें जैसे नूरुस्सबा पैलेस है। हाँ, सुना है। अब तो वो एक बड़ा लग्जरी होटल है। बिल्कुल। और फ्लैगस्टाफ हाउस जैसी और भी कई जानी मानी प्रॉपर्टीज शामिल है इसमें। और सैफ अली खान का कनेक्शन कैसे बनता है इस प्रॉपर्टी से? वो कनेक्शन बनता है साजिदा सुल्तान के जरिए। साजिदा सुल्तान जो भारत में रहीं, उनकी शादी हुई थी नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से। पटौदी? क्रिकेट वाले? जी, उनके बेटे थे मंसूर अली खान, टाइगर पटौदी, जाने माने क्रिकेटर, और सैफ अली खान टाइगर पटौदी के बेटे हैं। अच्छा। तो ये प्रॉपर्टी सैफ को उनकी दादी साजिदा सुल्तान से इनहेरिट हुई। सही, विरासत इसी लाइन से आई है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर प्रॉपर्टी साजिदा सुल्तान की थी जो भारत में ही रही, तो फिर सरकार इसे एनिमी प्रॉपर्टी कैसे कह रही है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, यही इस केस का सबसे पेचीदा पॉइंट है। सरकार का आर्ग्यूमेंट ये है कि क्योंकि साजिदा सुल्तान की बड़ी बहन आबिदा सुल्तान जो पाकिस्तान चली गई, क्योंकि आबिदा सुल्तान एक पोटेंशियल हेयर थी और वो एक एनिमी देश चली गई। अच्छा, तो बहन के जाने की वजह से? जी। और इसी आधार पर 2014 में कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट जो है, ये वो सरकारी विभाग है जो ऐसी प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, उसने इसे फॉर्मली एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया 2014 में। और फिर सुनने में आया था कि 2016 में कोई ऑर्डिनेंस भी आया था। बिल्कुल, 2016 में एक ऑर्डिनेंस आया जिसने सरकार के पावर्स को इस मामले में और भी स्ट्रेंथन कर दिया। तो ये एनिमी प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब लीगली ये क्या होता है? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है। जरूर। देखिए, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 है। ये कानून 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद आया था। 1965 वॉर के बाद, ठीक है। हाँ, ये एक्ट उन चल और अचल संपत्तियों, माने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को डील करता है जो ऐसे लोगों ने भारत में छोड़ी जिन्होंने पाकिस्तान या चीन की नागरिकता ले ली। पाकिस्तान और चीन, जिन्हें उस वक्त एनिमी नेशंस माना गया था। एग्जैक्टली। और इससे पहले 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 के तहत भी कुछ प्रोविजंस थे। ये सारी प्रॉपर्टीज फिर कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में आ जाती हैं। क्या इस एक्ट में हाल फिलहाल में कोई चेंजेस हुए? आपने 2016 ऑर्डिनेंस का जिक्र किया। हाँ, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज हुआ 2017 में एक अमेंडमेंट के जरिए। इस अमेंडमेंट ने एनिमी की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉडन कर दिया। कैसे? अब एनिमी सिर्फ वो ओरिजिनल व्यक्ति नहीं है जो पाकिस्तान या चीन गया, बल्कि उसके लीगल एयर्स और सक्सेसर्स भी एनिमी की डेफिनेशन में आ गए। क्या मतलब? अगर एयर्स इंडियन सिटीजन हैं तब भी? हाँ, यही सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। अमेंडमेंट कहता है कि लीगल एयर, चाहे इंडियन सिटीजन हो या किसी नॉन एनिमी कंट्री का सिटीजन हो, वो भी एनिमी या एनिमी फर्म की डेफिनेशन में शामिल माना जाएगा और वो ऐसी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता। वाह, ये तो इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट्स पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।
यहीं पर मुझे लगता है यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। जैसे critically analyze the Enemy Property Amendment and Validation Act 2016. Discuss its implications on property rights and succession laws in India. ये सीधा GS पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है ना? बिल्कुल सही। ये अमेंडमेंट काफी डिबेटेड रहा है और एक और एंगल से भी सवाल बन सकता है, जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट्स हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंटेम्पररी लीगल चैलेंजेस। डिस्कस द रैशनल बिहाइंड द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट and the controversies surrounding its implementation। ये भी GS पेपर 2 के legislative frameworks और उनके socio-political impact वाले सेक्शन के लिए बहुत relevant है। डेफिनेटली। अच्छा, तो जब सरकार ऐसी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लेती है, उसके बाद होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, एक बार प्रॉपर्टी टेक ओवर होने के बाद प्रोसेस ये है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की चेयरमैनशिप में एक वैल्यूएशन कमेटी बनती है। वो प्रॉपर्टी की कीमत तय करती है। वैल्यूएशन, हाँ। फिर एक एनिमी प्रॉपर्टी डिस्पोजल कमेटी होती है जिसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। ये कमेटी रेकमेंड करती है कि प्रॉपर्टी का क्या करना है, बेचना है, रखना है, मेंटेन करना है वगैरह। और अगर बेचने का फैसला होता है तो जो वेकेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें साधारणतः ऑक्शन किया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है। भारत में ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज होंगी अंदाजन? डेटा के हिसाब से करीब 9,280 एनिमी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की गई हैं। इनमें से 126 चाइनीज नेशनल्स की हैं और इनकी टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। बाप रे, 1 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, काफी बड़ी। और 2020 में होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गोएम भी बनाया गया था इन प्रॉपर्टीज के डिस्पोजल प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए। अब वापस सैफ अली खान के केस पर आते हैं। ये जो रीसेंट हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली? आपने बताया कि 2000 का निचली अदालत का फैसला पलट दिया गया। हाँ, देखिए, पूरी टाइमलाइन समझिए। 2000 में ट्रायल कोर्ट ने फैसला सैफ के पक्ष में दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बेसिस पर। फिर 2014 में सरकार ने उसे एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करके टेक ओवर का ऑर्डर दिया। ओके। 2015 में सैफ हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने सरकार के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया, रोक लगा दी। ठीक है। वो स्टे काफी समय तक चला। फिर दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट ने वो स्टे हटा दिया और सैफ को चैलेंज करने के लिए 30 दिन दिए, जो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, उन्होंने चैलेंज नहीं किया 30 दिन में? नहीं। और अब ये जो लेटेस्ट फैसला आया है, इसमें हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी ही माना है, सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन साथ ही निचली अदालत को ये आदेश दिया है कि वो 1 साल के अंदर इस मामले की पुनः सुनवाई करे, मतलब रीट्रायल करे। रीट्रायल, इसका क्या मतलब है? क्या केस फिर से शुरू होगा? एक तरह से हाँ। रीट्रायल का मेन फोकस ये होगा कि ये डिसाइड किया जाए कि ये प्रॉपर्टी असल में किसकी थी, आबिदा सुल्तान की जो पाकिस्तान चली गई, या साजिदा सुल्तान की जो भारत में रही। मतलब प्राइमरी ओनरशिप किसकी थी? ये कैसे तय होगा? ये तो बहुत पुराना मामला है। हाँ, ये एविडेंस पे डिपेंड करेगा। अगर ये प्रूव होता है कि प्रॉपर्टी प्राइमरीली साजिदा सुल्तान की थी, तो सैफ अली खान लीगल ओनर हो सकते हैं। और अगर ये साबित होता है कि आबिदा सुल्तान की थी, तो फिर ये एनिमी प्रॉपर्टी ही रहेगी, जैसा हाईकोर्ट ने अभी कहा है। तो फिलहाल सिचुएशन सैफ अली खान के लिए काफी चैलेंजिंग है। आउटकम रीट्रायल पे डिपेंड करेगा। ये वाकई एक कॉम्प्लेक्स केस है जो दिखाता है कि पार्टीशन और उसके बाद के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनका असर आज भी लीगल सिस्टम और लोगों की लाइफ्स पर कितना गहरा है। बिल्कुल। और ये 2017 का अमेंडमेंट इसमें एक और लेयर जोड़ देता है, खासकर इनहेरिटेंस को लेकर। एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, क्या इस तरह के कानून जो हिस्टोरिकल इवेंट्स और उस समय की एनमिटी पर बेस्ड हैं, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां सिटीजनशिप और नेशनैलिटी के इश्यूज इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, क्या ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं या इनमें कुछ रिफॉर्म की जरूरत है? खैर, ये एक अलग डिबेट है। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। भारत में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था और इसे किस प्रमुख घटना के बाद लागू किया गया? ए 1962 भारत चीन युद्ध, बी 1965 भारत पाक युद्ध, सी 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, डी 1947 भारत पाक विभाजन। अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। ये चैनल है सिविल 360, the only UPSC channel that you can just listen to and stay UPSC ready 24/7. तो plug in your earphones and stay informed throughout your day. एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।